गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मुजी आवास सांचौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं नरसाराम चौधरी एक बार फिर से आपके समक्ष हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, आज अपन कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी जो है अनिवार्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, वो है मित्रों शब्द शक्ति। आज अपन है जो इस शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, या शब्द शक्ति जो बिंदु है इस बिंदु को मित्रों आज अपन पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्द की शक्ति, शब्द की ताकत। मित्रों, शब्द में असीम ताकत होती है। कैसे? जैसे ही कोई शब्द बोला जाता है तो उस शब्द के उच्चारण से ही हमारे मन पर, हमारे हाव भाव पर, हमारे विचारों पर उस शब्द का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कहा आम, मैंने आम शब्द को बोलते ही हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ेगा कि आम कहते ही हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, हमारा जी है जो ललचाएगा। मैंने एक शब्द लिखा भूत। मैंने जैसे ही भूत शब्द कहा तो हमारे मन में एक भय का वातावरण जो है वो बनेगा। तो कहने का मतलब शब्द में जो एक शक्ति होती है, ठीक है ना, यानी शब्द के अर्थबोध के लिए जो शक्ति होती है उसी को हम है जो क्या कहते हैं मित्रों, शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे इसकी अगर परिभाषा को देखें शब्द का अर्थ बोध कराने, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली जो शक्ति है शब्द में, उसे अपन क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं। वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। वाचक शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, वाच्यार्थ। लक्षक से निकलेगा अर्थ वो क्या होगा, लक्ष्यार्थ। और व्यंजक से निकलेगा वो कैसा अर्थ होगा, व्यंग्यार्थ। मित्र, अपन बात कर रहे हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3। वाचक शब्द, लक्षक, व्यंजक। वाचक शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, वाच्यार्थ। लक्षक से अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, लक्ष्यार्थ। और व्यंजक शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, व्यंग्यार्थ।
इसी आधार पर जो शब्द शक्ति वो भी कितनी है, 3। वाच्यार्थ अर्थ निकलेगा, उस शब्द शक्ति को क्या कहा जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति। क्या कहा जाएगा मित्रों, अभिधा। वाचक शब्द से निकलेगा वाच्यार्थ, और वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। दूसरा लक्ष्यार्थ, इस से जो शब्द शक्ति होगी वो लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा जो व्यंग्यार्थ है, इनसे है जो व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। वाचक शब्द होता है 3 प्रकार के, वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द। वाचक शब्द से अर्थ निकलेगा वाच्यार्थ, या जिसको मुख्यार्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। और वाच्यार्थ या मुख्यार्थ प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वो कौन सी है, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा लक्षक शब्द, अर्थ निकलेगा लक्ष्यार्थ, और लक्ष्यार्थ के आधार पर जो शब्द शक्ति होती है वो आपकी कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरा है व्यंजक शब्द, व्यंजक शब्द से अर्थ निकलेगा व्यंग्यार्थ, और व्यंग्यार्थ से या व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली जो आपकी शब्द शक्ति वो कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। तो ये है मित्रों आपके शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति आपकी कितने प्रकार की होती है मित्रों, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 प्रकार की। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। मित्रों अपन पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति, यानी शब्द का अर्थबोध करवाने वाली जो शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। अब अपन ने ये पढ़ा कि शब्द 3 प्रकार के, वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो वाच्यार्थ कहलाएगा, और वह शब्द शक्ति जो वाच्यार्थ को प्रकट करती है कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी, अभिधा शब्द शक्ति। लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ निकलेगा, लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति होगी वो कौन सी होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तीसरा है व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति है वो मित्रों कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। तो इस प्रकार से ही अपन ने देखा कि 3 प्रकार की आपकी शब्द शक्तियां होती है। अब अपन एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। पहली अपनी अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, जैसा मित्रों अपन ने पढ़ा था कि वाचक शब्द से जो वाच्यार्थ निकलता है, परिभाषा में लिखे तो
अभिधा शब्द शक्ति है ना, सांकेतिक अर्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करवाने वाली जो शक्ति है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। या अगर इसको अपन यूं कहें कि श्रोता जो है वो श्रोता लोक प्रचलित अर्थ को सीधा सीधा ग्रहण कर लेता है। लोक प्रचलित अर्थ, श्रोता क्या करेगा, लोक प्रचलित अर्थ को ग्रहण कर लेगा। या अपन यूं कहें कि ऐसे शब्द, ऐसा वाक्य जिनको बोलने पर जो श्रोता है वो बिना देर लगाए शीघ्रता से, बिना किसी प्रयास के अर्थ को समझ लेता है, तो उसको अपन कौन सी शब्द शक्ति कहेंगे, अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। यानी वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहने का मतलब जो वाक्य है उसका मुख्य जो अर्थ है वो अगर श्रोता समझ ले तो इसका मतलब, या मुख्य अर्थ है जो निकलता हो तो उसको है जो क्या कहा जाता है, अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है, जो लोक प्रचलित होता है। श्रोता को इसका अर्थ ग्रहण करने में कोई देरी नहीं लगती। जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, किसान फसल काट रहा है, किसान फसल काट रहा है। बिल्कुल इसमें सीधी सीधी बात है, किसान है, फसल काट रहा है। इसमें है जो श्रोता को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो इस वाक्य को देख करके सीधा सा है जो इसके अर्थ को समझ सकता है। तो इसलिए यह है जो किस प्रकार का वाक्य होगा, अभिधा शब्द शक्ति इसमें है जो होगी। या जैसे मैं दूसरा वाक्य लूँ, अध्यापक हिंदी पढ़ाता है। अब इसमें बिल्कुल साधारण है, अध्यापक है, हिंदी पढ़ा रहा है, इसमें है जो आपको कोई अन्य अर्थ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। ये आपका सीधा सा जो वाक्य है, ठीक है ना, इसमें आपको कोई अन्य अर्थ ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाक्य, मैं राजस्थान का निवासी हूँ, मैं राजस्थान का निवासी हूँ। तो ये भी वाक्य बिल्कुल साधारण वे में वो कह रहा है, ये बता रहा है कि मैं भाई राजस्थान का निवासी हूँ। इसमें किसी अन्य अर्थ की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल साधारण अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है। जैसे ही मैं मान लीजिए कहता हूँ कि मैं राजस्थान निवासी हूँ, तो श्रोता जो है वो सीधा अर्थ निकाल लेगा कि भाई ये व्यक्ति राजस्थान में रहने वाला है। मैं कहता हूँ कि अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, श्रोता इस बात को सीधा सीधा अर्थ ग्रहण कर लेगा कि अध्यापक है वो हिंदी पढ़ा रहा है। किसान फसल काट रहा है, तो इसमें भी है जो आपके सीधा सीधी बात है जो आपको समझ में आ रही है। एक वाक्य और अगर लिखूं, दिल्ली भारत की दिल्ली भारत की राजधानी है। तो मित्रों इसमें भी कोई दोहराया नहीं है, कोई आपको अन्य अर्थ के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जो वाच्यार्थ है या मुख्य अर्थ है इस वाक्य का वो यही है कि भारत की राजधानी जो है वो कहाँ है, दिल्ली है। या भारत की राजधानी कौन सी है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य है वो है जो क्या कहलाएंगे, अभिधा शब्द शक्ति के वाक्य
कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा और वाक्य का मुख्य अर्थ जो है वो है जो प्रकट हो रहा है। वह शब्द शक्ति जिनका है जो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ प्रकट करती हो, कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति। यानी इन वाक्यों में किसी अन्य अर्थ की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो वाक्य का मुख्य अर्थ है वो है जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। उसके साथ साथ में श्रोता जो होगा वो लोक प्रचलित अर्थ को ग्रहण कर लेगा। श्रोता को इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है जो कौन सा वहाँ पर है जो कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब अपन है जो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप और भी बहुत सारे वाक्य ले सकते हो, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मोहन खेलता है, सोहन गीत गाता है, रीना नाचती है, मोहन हंसता है, बच्चे पढ़ते हैं। जितने भी जो साधारण वाक्य हैं जिनका है जो सीधा सीधा मुख्य अर्थ निकलता है वो है जो किस प्रकार के वाक्य कहलाएंगे, या उसमें कौन सी शब्द शक्ति कहलाएगी? उसमें है जो आपकी अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। दूसरी है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा लिखे। वाक्य में मुख्यार्थ में बाधा आने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, वाक्य में मुख्यार्थ बाधा आने पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य लक्ष्यार्थ निकाला जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मित्रों, इसमें क्या होगा कि वाक्य का जो मुख्य अर्थ है उसमें क्या पहुंचेगी? बाधा आएगी। जैसे ही मुख्य अर्थ में आपके बाधा आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर। रूढ़ि का मतलब होता है जो परंपरा चली आ रही, उस परंपरा के अनुसार या किसी विशेष उद्देश्य के अनुसार आपको उसके लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर आपको अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ही आप लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करोगे तो वहां पर जो शब्द शक्ति होगी वो है जो कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। बात आपको समझ में आई होगी कि वाक्य का जो मुख्यार्थ है उस मुख्यार्थ में क्या आएगी? सबसे पहले बाधा आएगी। जैसे ही मुख्यार्थ में बाधा आएगी तो क्या होगा? आपको रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ि यानी जो परंपरा चल रही है उस परंपरा के आधार पर या किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर आप उन लक्षणों के आधार पर लक्ष्यार्थ जहां ग्रहण करोगे वहां पर है जो कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे मैं लिखता हूं, मोहन तो गधा है। मैंने वाक्य लिखा मोहन तो गधा है। अब देखिए, क्या मोहन गधा हो सकता है क्या? भाई क्या मोहन गधा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि मोहन तो क्या है? मनुष्य है। तो इसका मतलब मोहन गधा नहीं हो सकता। इसका मतलब वाक्य का जो मुख्य अर्थ है वो प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि मोहन गधा नहीं हो सकता। वाक्य का ये मुख्य अर्थ कभी निकलता नहीं है। इस मुख्य अर्थ में क्या आ रही है? बाधा आ रही है, क्योंकि मोहन मनुष्य है, मनुष्य गधा नहीं हो सकता, गधा पशु होता है। चलिए, तो अपन क्या करेंगे? लक्षण के आधार पर क्या करेंगे? लक्षण के आधार पर, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, लक्षण के आधार पर गधे को अपनी ये परंपरा रही कि अपन उसको क्या मानते हैं? मूर्ख मानते हैं। गधे को क्या माना जाता है? मूर्ख या नासमझ कह सकते हो। तो यहाँ पर इस गधे का लक्षण है मूर्ख, ठीक है ना, या बुद्धिहीन जिसको कह सकते हो। तो अब इस लक्षण के आधार पर ये मान सकते हैं कि मोहन तो गधा है, अर्थात मोहन कैसा व्यक्ति है? मोहन तो मूर्ख व्यक्ति है, मोहन है जो नासमझ व्यक्ति है, मोहन है जो बुद्धिहीन व्यक्ति है। तो ये जब अपन ने इस लक्षण के आधार पर ये अर्थ ग्रहण किया इस वाक्य का, इसीलिए इस शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। मित्रों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब अपन रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहां पर है जो कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब इसके दो भेद है। मुख्य रूप से इसके दो भेद है, हालांकि वेद दो और भी है, ठीक है ना। तो पहला है रूढ़ि लक्षणा और दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। अब इसमें क्या होगा मित्रों कि रूढ़ि लक्षणा यानी किसी रूढ़ि के आधार पर इसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा? किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर है जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा। जैसे मैं इसका वाक्य लिखता हूं कि रूढ़ि के आधार पर कैसे अर्थ ग्रहण किया जाता है। मैंने वाक्य लिखा, भारत जाग उठा, भारत जाग उठा। अब भारत एक देश है, लेकिन यह भारत शब्द है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतवासियों के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतवासियों के लिए। जो कवि है, जो साहित्यकार है, वो लंबे समय से भारत शब्द का भारतवासियों के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस रूढ़ि के आधार पर, इस परंपरा के आधार पर यहां भारत से अर्थ अपन भारतवासी लेंगे, इसलिए ये रूढ़ि लक्षणा हुई। दूसरा उदाहरण है पंजाब लड़ाका है। यहां कोई पंजाब लड़ाका नहीं है। यहां पंजाब से मतलब क्या है? पंजाब वासियों से है, पंजाब के निवासियों से है। इसीलिए ये भी है जो आपकी किस प्रकार की हो गई? रूढ़ि लक्षणा हो गई। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, भारत 4 विकेट से जीत गया। यहाँ भारत से मतलब क्या है? भारत की क्रिकेट टीम से है। भारत से मतलब क्या है? भारत की क्रिकेट टीम से है।
आप तो बहुत हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो यहाँ हरिश्चंद्र से मतलब क्या है? हरिश्चंद्र का मतलब है ईमानदार। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो आपके यहाँ जो किस में आ जाएंगे? रूढ़ि लक्षणा के अंदर आ जाएंगे। अब अगला जो प्रयोजन होती है इसमें क्या होगा? किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर अर्थग्रहण किया जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि एक मेरा पुत्र तो शेरों का शेर है। अब यहाँ मेरे पुत्र को शेरों से का शेर बताने से मतलब यह है कि वो अपने पुत्र को क्या बताना चाहता है? बलशाली बताना चाहता है। वो है जो उसको निर्भय बताना चाहता है। वो है जो उसको साहसी बताना चाहता है। इन उद्देश्यों के कारण वो ये वाक्य कह रहा है कि मेरा पुत्र तो क्या है? शेरों का शेर है। अब अगला वाक्य जो है आंख उठाकर देखा तो सामने आग उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। अब यहाँ हड्डियों का ढांचे से मतलब है कि अगले वाले को वो क्या बताना चाहते हैं? अगले वाले को वो कमजोर बताना चाहते हैं। अगले वाले को वो है जो निर्बल साबित करने के लिए ये कह रहे हैं कि आंख उठाकर देखा तो सामने है जो हड्डियों का ढांचा खड़ा था। तो इस प्रकार से जो है ये वो कौन सी शब्द शक्ति का उदाहरण है? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। अब है जो अपन पढ़ते हैं अगली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरी है जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में से कोई अर्थ न निकले अर्थात कोई अन्य अर्थ निकले वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें मित्रों क्या होगा? जैसे मैं ये कहूँ कि जो अपन ने पढ़ा अभिधा शब्द शक्ति, वो क्या करती है? जो है वक्ता वो पूरा पूरा उनको बता देता है, यानी मुख्य जो अर्थ है वही श्रोता को ग्रहण करना होता है। उसमें श्रोता के लिए कोई कुछ भी छिपाने के लिए नहीं होता है। जबकि जो अपन ने लक्षणा पढ़ी उसमें क्या होता है? वक्ता कुछ कहता है, कुछ छिपा लेता है, यानी कुछ बातें कह लेता है लेकिन कुछ अगले वाले को है जो लक्षण के आधार पर तय करना होता है। जबकि जो व्यंग्यार्थ होता है या व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसमें क्या होता है कि
वक्ता है वो बिल्कुल कम बात कहता है और ज़्यादातर बातें क्या होती है, छिपी हुई होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा अपन देखते हैं, बेटी बादल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कुमार के कहने का मतलब कि बेटी बादल हो रहे हैं, अब इसका मतलब केवल वो ये सूचना नहीं दे रहा है कि बेटी बादल हो रहे हैं, इसके माध्यम से वो ये कह सकता है कि बेटी बादल हो रहे हैं इसलिए मटके को अंदर रख लीजिए, जो उनके मटके हैं वो खराब नहीं हो जाए, या बेटी जो मिट्टी रहे वो भीग नहीं जाए, या बादल हो रहे हैं इसलिए है जो कोई सामान भीग नहीं जाए, इसलिए वो है जो ये कह रहा है। इसका कहने का जो अर्थ है वो है जो अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और, मजदूर ने कहा संध्या हो गई। अब एक मजदूर को ये बताना नहीं चाहता है कि संध्या हो गई। अब मजदूर के संध्या हो गई, इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि संध्या हो गई इसका मतलब छुट्टी का समय हो गया है मजदूरी करते करते, या जैसे संध्या हो गई है तो उनके घर लौटने का समय हो गया। इस प्रकार से जो अन्य अर्थ जहाँ पर ग्रहण किया जाता है, व्यंग्यार्थ जहाँ पर ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर है जो आपकी कौन सी शब्द शक्ति होती है मित्रों, वहाँ पर है जो आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये अपन ने तीनों शब्द शक्तियों के बारे में विस्तार से जो पढ़ा। आज की कक्षा मित्रों इतना ही। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।